Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on the writs in Indian Constitution. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है, इस टॉपिक के अंडर हम जानेंगे रिट्स के बारे में. जितने भी रिट्स लिखे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है. एक जो रिट है वो एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कि कौन दे सकता है, वो दे सकता है कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट के अगेंस्ट. हमारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वो फॉर्मल रिटन ऑर्डर उसके अगेंस्ट जारी कर सकता है ताकि किसी भी पीपल के या किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना किए जाएं. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने आज कोई कार ली है, ठीक है, और फिर हम उसकी सेफ कीपिंग के लिए उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, ठीक उसी तरह हमें डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ या फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी. तो उसी तरह जब तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो हमारे राइट्स का मतलब नहीं होता है कोई भी. बिल्कुल उसी तरह हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई हैं अंडर आर्टिकल 32. इसीलिए उसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. एंड जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में मेनली आर्टिकल 32 एंड 226 के अंडर मेंशन किया गया है, जिसमें बोला है कि इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान के या फिर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो कहाँ जा सकता है डायरेक्टली, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट. ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है. एंड द आर्टिकल ऑल्सो गिव्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, वो मैंने आपको अभी ही एक्सप्लेन कर दिया है. एंड द स्टेट हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू द रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें दोनों ही स्टेट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को ऑर्डर जारी कर सकता है ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द रिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रिट्स एंड देयर टाइप्स. ठीक है, सो देयर आर total 5 writs that can be issued by the state high court or the supreme court of India. ठीक है, ये जो writs हैं ये supreme court of India या फिर high court अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ये writs जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. एंड देयर आर टोटल 5 writs. These are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari एंड द लास्ट वन इज क्यो वारंटो. ठीक है, ये टोटल 5 रिट्स हैं. इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल. तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिट के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज हेबियस कॉर्पस. इसका सिंपली मीनिंग है टू फाइंड द बॉडी और टू प्रेजेंट द बॉडी और टू हैव द बॉडी. इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस ने किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती लॉकर में बंद कर लिया है बिना किसी अरेस्ट वारंट के तो उसको कोर्ट में उस इंसान को पेश करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि किस बेसिस पर उसने उस इंसान को अरेस्ट किया है. अगर उसके पास कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होता है, ना कोई रीज़न होता है, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ेगा सीधा कोर्ट के सामने. इस हेबियस कॉर्पस रेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि कोई इंटरकास्ट कपल है, ठीक है, वो दोनों मिलते जुलते हैं और बट कल को उनके फादर को पता चल जाता है, लड़की के फादर को, कि ये इंटरकास्ट लड़का है, ठीक है, मुस्लिम लड़का है, इससे ये मिलने जाती है. ठीक है, बट वो कल को क्या कर देता है, उसका फादर उसे घर पे लॉक कर देता है और वो मना कर देता है कि नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकती अब. बट बॉय तो एजुकेटेड है, उसे पता है मेरे रिट्स क्या हैं, तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट में जाता है और इशूड कर देता है हेबियस कॉर्पस को अंडर आर्टिकल 226
के तहत, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जाता है और वो इशू कर देता है हेबियस कॉर्पस कि ऐसे ऐसे उस लड़की को उसके इजाज़त के बिना उसके फादर ने उसको घर में लॉक कर रखा है और वो उसे मिलने नहीं देने दे रहा है, ठीक है। तो वो कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट क्या कहती है कि पुलिस से कि उसके फादर को लेकर आओ सीधा कोर्ट में, टू हैव दैट बॉडी इन द कोर्ट, ठीक है। तो उसके फादर को हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, पुलिस करती है। एंड फिर उसके फादर से बोला जाता है अपनी बेटी को बुलाओ वहाँ पे, उसकी बेटी भी आ जाती है। तो जैसे ही हाई कोर्ट पूछता है कि तुमने इसे मतलब तुम्हारे फादर ने इसे तुम्हें ज़बरदस्ती बंद करके रखा है, तो गर्ल तो बोल देती है यस हाँ मुझे ज़बरदस्ती बंद करके रखा है, ये मिलने नहीं देते हैं मेरे फादर मुझे, ठीक है। तो कोर्ट उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी अब बालिग है, मैरिज होने लायक है एंड उसके पास राइट है, वो किसी से भी मिल सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है। इसीलिए हाई कोर्ट स्ट्रिक्टली गाइड करता है उसके फादर को, इफ़ यू डू दिस अगेन देन पुलिस विल अरेस्ट यू एंड इम्प्रिजन यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो तुम्हें जेल भी हो सकती है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि तुम उसके फादर हो, इसलिए अभी हम छोड़ रहे हैं तुम्हें स्ट्रिक्टली वार्न करके। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने उसे मिलने से मना किया तो तुम्हें कल को प्रिजन भी हो सकती है और पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। तो हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो इश्यूड कर सकता है कोई भी अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशूड हो सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशूड हो सकती है, दैट इज पब्लिक एंड पर्सनल बोथ, ठीक है। तो ये था हमारा हेबियस कॉर्पस। बट इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाती है तो उस पुलिस की ड्यूटी बनती है कि आपके किसी भी 3 फैमिली मेम्बर को या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स को या फिर किसी भी नेबर को, आपके रिलेटेड जो भी हैं नेबर्स, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बिना बताए ले जाती है किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना, तो पुलिस के अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पुलिस हैव टू इन्फॉर्म एनी ऑफ दीज 3 पीपल, दीज आर हिज हाउस मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड हिज नेबर्स अंडर 24 आवर्स, ठीक है। अरेस्ट जब कर लेते हैं उसके अंडर 24 आवर्स के अंडर उस पुलिस को उनकी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू हेबियस कॉर्पस रिट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हेबियस कॉर्पस कोर्ट कब कब इशूड कर सकती है, किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली है व्हेन द पर्सन इज अनलॉफुली अरेस्टेड, अगर कोई भी पर्सन को बिना किसी लॉ के अनलॉफुली उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशूड कर सकती है। नेक्स्ट वन इज व्हेन द पर्सन इज डिटेन टू इंटेंशनली कॉज हार्म, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को पुलिस ज़बरदस्ती कोई भी, मतलब जैसे कि पहले कभी उससे कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई है बट अभी उसने उसको अरेस्ट कर लिया है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट एंड उसने कोई भी गलती नहीं की है, उसको सिर्फ ज़बरदस्ती बंद कर लिया गया है उसको उससे बदला लेने के लिए, तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट उस रिट इशूड कर सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज द अरेस्टेड इंडिविजुअल इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंडर उस स्टेट के मजिस्ट्रेट के सामने उस इंसान को पेश नहीं किया गया जिसको अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट पुलिस के भी अगेंस्ट रिट इशूड कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज इफ द पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ, अगर उस पर्सन ने कुछ भी वायलेशन, लॉ का वायलेशन नहीं किया है तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके भी अगेंस्ट कोर्ट इशू कर सकती है रिट उस पुलिस के अगेंस्ट, ठीक है। सो दीज वर द 4 circumstances in which habeas corpus writ can be issued by the courts, okay, so just remember that। and this writ can be issued against both private individual and state government, ठीक है, इन दोनों के ही अगेंस्ट ये writ issued किया जा सकता है, so just remember this point also। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड writ के बारे में, विच इज मैंडेमस writ। इस रिट का सिंपली मीनिंग है टू कमांड और टू डू योर ड्यूटी। इसमें क्या होता है कि जब कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या ट्राइब्यूनल या फिर कोई भी कंपनी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रही है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट मैंडेमस रिट जारी करता है और बोलता है कि अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से निभाओ, ओके। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए और क्लियरली समझ में आए। जैसे कि ए एंड बी हैं,
तो ए ने बी की प्रॉपर्टी हड़प ली है और फिर बी बोलता है कोर्ट में जाके कि इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प रखी है ए ने, और ये प्रूफ भी हो जाता है कि वो बी की ही प्रॉपर्टी है जो कि ए ने हड़प रखी है। तो मान लीजिए आपकी ये जो बी की प्रॉपर्टी है वो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट की तरफ से दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी को ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा एंड ये रिट उसके अगेंस्ट जारी कर दी जाएगी एंड बोला जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी वापस करो। बट यहाँ पे कोर्ट ने बोल तो दिया है कि उसकी प्रॉपर्टी वापस हो जानी चाहिए, लेकिन 1 साल बाद भी बी की प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं मिलती है, तो फिर जुडिशरी जो कि हाई कोर्ट है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी और इस केस में उसकी नौकरी तक जा सकती है अगर वो उसकी ज़मीन उनको वापस नहीं दिलवाते हैं तो इसीलिए ये मैंडेमस रिट जारी की जाती है, इश्यूड की जाती है अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी और कंपनी, ट्राइब्यूनल और एनी लोअर कोर्ट। ठीक है, तो फिर हायर कोर्ट इसके अगेंस्ट किसी भी लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करता है, जैसे कि ट्राइब्यूनल्स हो गए या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसको ऑर्डर जारी करेगा, ये रिट इशूड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जानी चाहिए या और भी कोई अदर काम हो तो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट रिलेटेड टू मैंडेमस रिट। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल दे दिए गए हैं रिलेटेड टू मैंडेमस रिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कैसे ये रिट फाइल की जा सकती है, किस किस कंडीशन के अगेंस्ट। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, ये लास्ट वन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई पेशेंट गया है तो उसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो पेशेंट जो है वो रिट कोर्ट में जाके शूट कर सकता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए ये सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे प्रोहिबिशन रेट के बारे में। सो हेयर प्रोहिबिशन रेट सिंपली मीन्स टू ऑर्डर समवन टू नॉट टू डू समथिंग और टू फॉरबिड। इसमें क्या होता है, सिंपली हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देती है। जब कोई लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो उसकी जो अपर जुडिशरी होती है तो वो उसके लिए प्रोहिबिशन जारी करती है कि वो काम नहीं किया जाए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हाई कोर्ट होते हैं तो वो ट्राइब्यूनल्स या फिर लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है या क्वाज़ी जुडिशियल को ऑर्डर देती है। हेयर क्वाज़ी जुडिशियल सिंपली मीन्स दैट बॉडी हु डजंट हैव ऑल द पावर बट हैव सम ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देती है कि ये काम करना है किसी को, या किसी को भी करने के लिए बोलती है पुलिस को, तो अगर उसका काम गलत साबित होता है, ठीक है, तो उसमें हायर कोर्ट उसके ऑर्डर पर स्टे लगा देती है कि ये काम नहीं हो सकता है, टू स्टॉप द वर्क, उसको स्टॉप कर देती है उसके वर्क को एंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनकी पावर को यूज़ करने से। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एमपी में मर्डर हुआ है, मध्य प्रदेश में मर्डर हुआ है, बट उसकी जो हियरिंग चल रही है वो यूपी के हाई कोर्ट में चल रही है। ठीक है, लेकिन ये तो इलीगल हो गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट को ऑर्डर देती है या फिर वहाँ के जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ के उनको ऑर्डर देती है कि इस कार्य को रोक दिया जाए और जो उसकी सही तरीके से हियरिंग होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है, ना कि यूपी के कोर्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देती है to restrict their use of power. Okay, so just remember all these points related to prohibition writ. एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो प्रोहिबिशन रिट है ये जनरली इशूड की जा सकती है जब लोअर कोर्ट इन तीनों में से कोई भी मैनर में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वायलेटिंग द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर वो वायलेट कर रहे हैं नेचुरल जस्टिस के रूल को, उसके अगेंस्ट भी तब भी इशूड की जा सकती है रिट। एंड देन एक्ट इन वायलेशन ऑफ बेसिक राइट और बिहेव्स एज एन एरर और द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड। और नेक्स्ट वन इज ट्रूथफुल जजमेंट आर नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, मतलब कोई सच्चाई का एविडेंस दिखा रहा है बट वो कोर्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं है लोअर कोर्ट, तो उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये रिट इशूड कर सकता है। एंड द रिट ऑफ प्रोहिबिशन हैज अ नैरोअर स्कोप देन द अदर्स सच एज हेबियस कॉर्पस एंड मैंडेमस। जितना बड़ा स्कोप है हेबियस कॉर्पस का, मैंडेमस का, उसके कंपैरिजन में ये जो प्रोहिबिशन रिट है वो नैरो एंड
स्कोप है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सर्चुआरी रेट। ठीक है, इस रेट का सिंपली मीन्स है टू बी सर्टिफाइड, मतलब वो चीज़ करेक्ट है या नहीं, तो उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर जारी करता है, मतलब ये जो रिट है वो जारी करता है अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल्स एंड द लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसफर अ पेंडिंग केस और टू स्क्रैप देयर ऑर्डर्स इन अ पर्टिकुलर केस ओइंग टू एरर्स इन लॉ। तो इसका सिंपली मीनिंग है, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोहिबिशन रेट तब यूज़ होती है जब कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसको कोर्ट पहले ही रोक देता है। बट ये जो सर्चुआरी है, इसमें जब कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है, एरर्स इन जजमेंट्स हो चुके होते हैं, तब कोर्ट आता है और ये रेट जारी करता है ताकि उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसीलिए ये सर्चुआरी रेट बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट करें रिव्यू के लिए टू चेक वेदर लोअर कोर्ट्स जजमेंट्स आर इलीगल और नॉट इन एनी केस। तो तब ये सर्चुआरी रेट इशू किया जाता है अगेंस्ट दोज ट्राइब्यूनल्स एंड लोअर कोर्ट्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इन एंड ग्राउंड्स के बेसिस पर ये सर्चुआरी रेट जारी की जा सकती है जब कोई लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो। किस वजह से? जुरिडिक्शन ओवर रीच की वजह से, इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट टू नेचुरल जस्टिस की वजह से, या फिर कोई फ्रॉड करके अपना केस जीतता है उसकी वजह से, या फिर एरर ऑन द रिकॉर्ड्स फेस। ठीक है, इन चारों की वजह से अगर कोई भी मिसयूज़ करता है या फिर कोई भी जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो अपने जजमेंट जारी कर देते हैं, केस सुना देते हैं, उस पर फाइनल हियरिंग दे देते हैं, तो उसको ओवररीच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रेट को इशू कर देता है। ओके, जैसे कि जब जुरिडिक्शनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हो, इफ़ देयर जजमेंट फाउंड इलीगल देन दे हैव नो वैल्यू ऑफ जजमेंट एंड उन्हें ख़त्म कर देते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसी वजह से बाद में वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिए जाते हैं ऑन एंड उनकी कोई भी वैल्यू उस जजमेंट की नहीं रह जाती फिर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट रिलेटेड टू सर्चुआरी रेट। नाउ द लास्ट वन इज क्यो वारंटो रेट। ठीक है, तो इसमें इसका सिंपली मीन्स होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो अगर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इफ़ समवन टेक जॉब इलीगली, तो उसमें कोर्ट पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, उसको साबित करना पड़ता है उस इंसान को, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को, कि आप किस बेसिस पर इस अथॉरिटी पर हैं एंड आपने ये जॉब किस बेसिस पर दी है। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क फ्रॉम एनी पब्लिक ऑफिसर कि आपने जो भी पब्लिक ऑफिस है ये किस अथॉरिटी से अज्यूम किया हुआ है। अगर उस पब्लिक ऑफिसर का टाइटल डिफेक्टिव फाउंड किया जाता है तो उसको उस पब्लिक ऑफिस को तुरंत ही छोड़ना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति जिस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है और वो उस पोस्ट पर काम करने लगता है इलीगली और विदाउट एनी एलिजिबिलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर बता सकते हैं। ओके, तो ये काम कोई इंडिविजुअल ही कर सकता है जिसको इस बारे में पता है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को तो पता नहीं चलता है कौन ऐसे कर रहा है, फ्रॉड तरीके से मतलब उस पोस्ट पर है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को पता है इसके बारे में तो आप उस कोर्ट में जाके ये बता सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फाउंड कर लेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट रिलेटेड टू क्यो वारंटो। एंड नेक्स्ट ये कंडीशन पे आप इशू कर सकते हैं रेट ऑफ क्यो वारंटो। यहाँ पे आप देख लीजिए, द ऑफिस रॉन्गफुली अज्यूम्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल इज अ पब्लिक ऑफिस। ओके, मैंने आपको बताया ही है ये पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑक्यूपाइड बाय अ प्राइवेट पर्सन हु डज नॉट एक्चुअली हैव द अथॉरिटी टू डू सो। तो इसमें सिर्फ यही बोल रहा है, अगर वो इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस में बैठा है कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर उसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी ना हो तब भी वो उस ऑफिस पे बैठा है। ओके, एंड द इलेक्टोरल रोल वॉज अनलॉफुली मेड एंड यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कंडीशन है जिनके अगेंस्ट आप रिट इशू कर सकते हैं क्यो वारंटो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट।
तो यहाँ पे हमने जाना टोटल 5 रेट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम इन शॉर्ट भी देख लेते हैं एक बार और। तो फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस। ये होता है कि अगर आपको किसी भी इंसान को इलीगल डिटेंशन से बचाना है तो आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी पुलिस ने आपको गलत तरीके से डिटेन कर रखा है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, तो आप ये रेट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैंडेमस रेट। ये होता है कि अगर आपको किसी भी पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहना है तो आप रिट टू मैंडेमस यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन रेट। ये होता है कि अगर आपको किसी भी कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले रोकना है तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज सर्चुरी। ये होता है कि अगर किसी भी कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है, मतलब वो चीज़ हो चुकी है और उसको क्योर करनी है, तो उस जजमेंट को इफेक्ट में लाने से आपको रोकना है तो आप रिट ऑफ सर्चुरी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब कोई जजमेंट सुना दिया जाता है तो अगर वो गलत तरीके से सुनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड ही घोषित कर देती है और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती फिर उस जजमेंट की। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी रेट, जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हेयर मीन्स प्रोहिबिशन एंड क्योर मीन्स सर्चुरी। तो प्रिवेंशन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ होने से पहले रोकनी है, प्रिवेंट करनी है, तो आप प्रोहिबिशन यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ हो चुकी होती है और उसको क्योर करनी है तो आप सर्चुरी रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज क्यो वारंटो। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आपको ये पूछना है कि आपने वो ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया है, तो आप रिट ऑफ क्यो वारंटो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, ऑल दीज 5 रेट्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एंड ये फ्रिक्वेंटली पूछी ही जाती हैं, यानी कि यूपीएससी में या पीसीएस में या कोई भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी में। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative then give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, that is Shiva's Study Education, and thanks for watching it and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care.